Hello everyone, welcome to daily news analysis of Tathastu ICS. My name is Aman Shukla and today we are going to discuss the Hindu analysis, the important news that actually we are going to cover from the Hindu newspaper. Okay, now, so let's discuss the today's important topic that what we are going to cover today. That is the number one, Bij Utsav. This is the very important topic. Next one is the governor should not play up the divisive images in official functions. It is very important. That actually came into the newspaper today. And the third news is the ECI is taking some proactive steps towards transparency. And number 5 news, inflation falls but not unemployment. And last news is the Organization of Islamic Cooperation. Let's understand all the news in a one line words. For example, if we talk about the first news, that is the Bij Utsav. So basically what happened in Gujarat, so in Gujarat Bij Utsav festival celebrated. It is not kind of festival but yes we can say कि कुछ एक त्योहार था, कुछ त्योहार टाइप में था जो वहाँ पर 3 दिन के लिए वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सो वी शुड अंडरस्टैंड जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि क्यों, इसके पीछे के पर्पस क्या थे एंड डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये हो गया। And secondly, governor should not play up divisive image in official functions. Actually, what happened? Kerala's governor, उन्होंने क्या करा था कि अपने ही ऑफिस में भारत माता की फोटो लगा करके रखा हुआ था। एंड 2 ऑफ द मिनिस्टर्स जो कि वहाँ पर जाकर के इस बात को अपोज किए कि यार दिस इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नर ऐसी कोई चीज़ें कर सकते हैं या गवर्नर के पास क्या ऐसी कोई पावर्स हैं या आर्टिकल 153 और 154 उनको कुछ ऐसी पावर्स देता है। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज द पार्ट ऑफ द GS2, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द Election Commission of India is taking some proactive step towards transparency because in India there are 4 or 5 places where Election Commission of India is going to conduct the by-elections, by-poll election, and that is very important to understand. And these elections are being held due to the death of MLAs or the resigned of MLAs. Okay, now next one is the inflation falls but not unemployment. ठीक है, it is very important issue. कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आई है इन्फ्लेशन में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई गिरावट नहीं आई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी महंगाई घटी तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी GS पेपर 3, वी विल अंडरस्टैंड इट। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा तो हुआ इस OIC में कि OIC कंट्रीज ने कुछ कहा इंडिया के बारे में एंड इंडिया अपोज दैट स्टेटमेंट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वर दोज स्टेटमेंट्स एंड व्हाई इंडिया वाज अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट। हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, बीज उत्सव हेल्ड अक्रॉस 3 स्टेट्स स्ट्रेसेस रोल ऑफ इंडिजीनियस सीड्स इन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। ओके, सो अभी हुआ क्या, रिसेंटली 4-day सीड फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन ट्राइबल एरियाज, है ना, सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बीज उत्सव। सो इफ वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ बीज उत्सव, सो इट वाज हेल्ड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस सीड वेरी फर्स्ट, एंड सेकेंड इज द सस्टेनेबिलिटी इन द फील्ड्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर खेतों में कोई सीड्स अगर डाला जा रहा है तो वो कितने दिन तक सस्टेन कर सकता है या फिर उसके प्रोएक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने दिनों की है। तो वी विल अंडरस्टैंड इट कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। नेक्स्ट, सीड फ्रीडम और हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए भी ये ज़रूरी था। एक तरीके से ये एक एग्रीकल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने की बात कर रहा है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि कुछ एक्टिविटीज इसके साथ हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 1 पे यहां दिया जा रहा है कि बीज संवाद हुआ। ठीक है, अब बीज संवाद क्या हुआ, इट इज द डिस्कशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सीड्स कि कौन से सीड्स कितना नुकसान कर सकते हैं, कौन से सीड्स में जो भी कितने ज़्यादा उनकी यील्डिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें हुई। नेक्स्ट इज दी बायोडाइवर्सिटी फेयर, इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज
it talks about the biodiversity of the field, biodiversity of the nature. So this is important. So it was also held. And next is the making seed balls. Okay, what is seed balls? By mixing of seeds with soil used for sowing, so that we can use it for sowing. Now next was the tree plantation drive. It was the activities related to the planting trees, right? So there were some awards that also given, like Bij Mitra, it is known as the seed friend to farmers who preserve seeds well. Now Bij Mata for the female farmers, to women farmers for their contribution to seed conservation. So it was the news ki there were some awards also have given. Next some activities that were being held. Now who organized it? Very first, it is important to understand, if we talk about the community, so there were many organizations, there were many samuh groups who organized this particular Bij Utsav. So number one is the Krishi Awam Adivasi Swaraj Sangathan, ग्राम स्वराज समूह, सक्षम समूह एंड बाल स्वराज समूह. तो ये सारी चीजें जो है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो. बट हाँ, इफ यू वांट टू ऐड दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, सो यू कैन यूज. आप अपने मेंस में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन at the end of the topic ki which of the following statements you have to define, which of the following statements are correct regarding Bij Utsav Seed Festival. Its objective is to conserve and promote indigenous seeds. Number one statement. This festival was organized only in the state of Rajasthan. Children and women farmers also participate in this festival. So you have to tell कि इसमें कौन से सही है कौन से गलत है. You have to quote. Now when it comes to the second news about the governor, let me tell you guys, if we talk about the governor, so governor plays prominent role. Governor plays prominent role. Why? Because governor is the direct representative of center. He is the direct representative of center. Governor is the direct representative of center. So article 153 starts from the governor. So we have to understand what happened in Kerala. That is why it actually came into the news. Question is this particular news says that governor should not play up divisive images in official functions. यानी कि अपने किसी भी ऑफिसेस में या अपने कहीं ऐसी जगह पर जहां पर गवर्नर इज सिटिंग, दे कैन नॉट पोर्ट्रेट दिस काइंड ऑफ इमेजेस, राइट. सो द न्यूज वाज कि केरला's गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यूज इमेज ऑफ भारत माता and two Kerala ministers boycotted this and they did not enter into the office. He said that this is kind of against secularism. So that is why they opposed this, and this news actually outraged to the public. Now actually this Mother India goddess portrait firstly presented by Bankim Chand Chattopadhyay in his work Anand Math in the 19th century, and it featured Vande Mataram, which became popular that time. So this was what. अब यहां पर एक चीज बोली जाती है that is very very important, हमें समझना जरूरी है कि गवर्नर के पास, गवर्नर हैज द पावर, गवर्नर हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, गवर्नर हैज द डिस्क्रिशनरी पावर. बट लेट मी टेल यू फर्स्ट, governor cannot use these powers to encroach the constitutional law. What does it mean? See, governor has the discretionary power, the constitutional discretionary power. Governor enjoys this power, but governor cannot go against the constitution. Governor is not beyond the constitution. So if our constitution says that secularism is the main part of the constitution, secularism is the main feature of the constitution, और ऐसी चीजें जब आप किसी की फोटो या किसी पॉलिटिकल लीडर की फोटो या किसी ऐसे भारत माता की किसी की ऐसी फोटो लगाते हो, इट शोज कि यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर रिलीजन, है ना.
you are sitting on this particular post and you are talking about कि भाई केवल और केवल हिंदू होना चाहिए, केवल और केवल मुस्लिम्स होना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट फेयर फॉर दिस सेक्युलर कंट्री. ओके, सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपोज हुआ, तो ये न्यूज़ थोड़ा सा निकल करके आई. आर्टिकल 153, 154, ठीक है, इसके अलावा 163 ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड आई हैव पेस्टेड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द question, that is which of the following are discretionary power of the governor of the state. आपको इनके डिस्क्रिशनरी पावर बतानी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास. गवर्नर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नर को भी तो कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी एंड दैट इज द प्रेसिडेंट, राइट. तो हालांकि वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर, तो गवर्नर एंजॉयज more discretionary power than the president because when it comes to the president, the president only have the situational discretionary power, but governor enjoys the constitutional discretionary power. So I have given the question from the discretionary power, so please solve it. Now if we talk about the next topic, that is the Election Commission of India. This question is from the Election Commission of India. Question says कि Election Commission of India is taking some proactive step towards transparency. Okay, now why this news is active across the world? This article discusses the result of by-election held in 5 assembly constituencies of India and their political implications. ठीक है, कि what can election commission do, because it also reviews the recent step taken by the Election Commission of India to make the electoral process more transparent and impartial. क्योंकि हमने देखा कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की बहुत बड़ी कमी आ रही है. इसीलिए इसको पूरी तरीके से हमें ऐसा बनाना है कि, क्योंकि हमने देखा है कि खास करके जो बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सो इससे हमें इन चीजों से बचना होगा. नाउ दीज बाई इलेक्शंस हाईलाइट्स चैलेंजेस रिलेटेड टू रीजनल पॉलिटिक्स, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स जो होती हैं इन बाई इलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो छोटे लेवल के जो लोग होते हैं ना, ये लोग बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज भी हो जाती हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज, so by-election were conducted for seats that had become vacant due to the resignation or death of the legislature. MLAs की डेथ हुई, इसके बाद ये कराया गया. Now constituencies जहां पर होने हैं, that is the Kadi, it is in Gujarat, Nilambur in Kerala, West Ludhiana in Punjab, Kaliganj West Bengal, and assembly elections are scheduled in these states, especially Kerala and West Bengal. So this election, this result is very important from the political point of view, political perspective. I hope you are getting my point. Now there are some reforms that ECI, Election Commission of India, has done. So we are talking about the positive initiatives that has been taken by the Election Commission of India. If we talk about the positive initiative, so number 1, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी एट ऑल पोलिंग स्टेशंस. इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लोग जाते थे और फ़ोन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होता था ना, कि वो कहते थे कि कहीं ना कहीं कि भाई जो अगर अपना वोट कास्ट करना है तो इसमें एक प्रेशर रहता था. ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लीडर के दबाव में आकर के, किसी वहाँ के लोकल लीडर के दबाव में आकर के ये चीज़ें करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके समझो कि भ्रष्टाचार या बहुत ही ज्यादा गंदगी भर दिया था इस पूरे के पूरे सिस्टम में. इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स किए हैं कि भाई फोन लेकर के नहीं जाना है. इसके अलावा जो वोटिंग के टर्नआउट्स हैं, जो उसके डेटा हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोवाइड करना, ताकि इन पे कोई किसी प्रकार की जो है धोखाधड़ी ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो सके इनमें. और सबसे बड़ी बात 100% वेबकास्टिंग होगी सारे बूथ्स की, ठीक है, जिन पर निगरानी रखी जाएगी एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ. ठीक है, सो दैट ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज. नाउ
रिमेनिंग इश्यूज क्या है? कंप्लेंट्स ऑफ द हैवी वोटिंग ड्यूरिंग द लास्ट आवर एट सेंसिटिव बूथ्स। कुछ बूथ्स पर लास्ट आवर में बहुत ज्यादा, जैसे हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के यूपी के आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ था, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, उस बाई इलेक्शन में लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए थे, जिसकी वजह से बाद में पता चला कि वहां पर उसमें कुछ धोखाधड़ी हुई है। तो दैट वाज द लैक ऑफ transparency, that is why this step has been taken. So these are the issues that actually Election Commission of India is facing right now. Next, questions raised over not making video recording public. Yes, seriously, because people always, they open the phone and they start recording the videos. These are the bad things कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी भी इसमें बहुत बड़ी देखने को मिलती है। Now, merely appearing fair is not enough. The commission must also appear credible, right? So now, what is the positive aspects of this? So ECI's reforms measure are steps toward digital democracy. Webcasting and real-time reporting have increased public trust, and the presence of emerging parties like Aam Aadmi Party in various states is a positive sign for the democracy through which we can improve in this particular system. Now, if we talk about the negative aspect, so electoral violence in West Bengal, that actually was happened a blot on the democratic process. Now, question raised over booth capturing and sudden spikes in voting. I was talking about the Ajamgarh UP. So this was the question. Now, no clear provision for making videos public impact transparency. So these are the some steps. Now we have very good question from the Election Commission of India. Consider the following statements. Then you have to give your answer and you have to tell the what should be the correct option. Okay. Now, next question is inflation falls but not unemployment. It is talking about the inflation falls but not unemployment. कि महंगाई तो घटी है यहां पर कहीं ना कहीं, लेकिन जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है. What is the context of this particular news? So in May 2025, what happened? Inflation in India fell 2.8%, which is being seen as a success of the RBI. So inflation decrease, so it is good news for the people of India. However, at the same time, unemployment also increased and it rose around 5.8% in April. That was in April, 5.1% that was in April, and it was raised in May 5.8%. So raising this question about whether our economy is truly strong. On the one hand, inflation is decreasing, but other hand, unemployment is increasing. So this is important question that we need to understand. And this article actually criticized the over dependence on inflation targeting monetary policy and emphasizing the need for the analysis based on the real economy. Now, when it comes to the background, so let's understand India adopted the inflation targeting framework in 2016 with this aim of keeping CPI inflation within the range of the 4 to 2%, इससे ऊपर नहीं रखना है. And the repo rate has been used as the primary tool to reduce demand and control inflation. We have used it. Now, however, question have arisen regarding the effectiveness of monetary policy that has been implemented. Was it good or not? Because it is, India like country, like India बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन सब मामलों में, और पिछले तकरीबन 5 और 6 डेकेड से हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम चली आ रही है. तो ऐसे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है. नाउ, इफ वी टॉक अबाउट इन 2024-25, इन्फ्लेशन डिक्लाइंड विदाउट एनी मेजर मॉनेटरी चेंजेस, बट जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फेल, रिप्रेजेंटिंग ए contradiction. Now, if we talk about the previous year means 2024. So in 2024, the inflation was in November 2024, inflation was 4.6%. 4.6%. Now, it was in January 25, it was 4.7%. In April, it was 5.1%, and in May it was 5.8%. So this is the rapid increment in the inflation, but rapid increment in the
unemployment. Now, what did inflation fall? What could be the reason by which inflation is falling down and unemployment is increasing? Now, very first, not due to monetary policy, but because of rapid growth in the agricultural sector. बहुत तेजी से हुई है, जिसकी वजह से इंक्रीज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ा है और कहीं ना कहीं लोगों तक खाना भोजन पहुंच चुका है. नाउ, स्लो डाउन इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स दैट रिड्यूस द डिमांड pressure. Next is the decline in the wages and demand in the services sector, that is the reduction in the cost push inflation. Now, what is the impact of this particular inflation falls? If inflation is falling, so what could be the impacts and implications? So impact on the economy, low inflation plus high unemployment leads to the risk of stagflation like situation. And what is stagflation? Ki everything will be stopped. Okay, neither the India will develop nor will it reduce its development. So India would become stagnant. The development of India would become stagnant. Now, rising unemployment is unstable and politically risky. It is also the impact on the economy particularly. If we talk about the impact on the policies, to sole reliance on the repo rate is not suitable for India, and fiscal measures and supply side reforms are essential. Now, what would be the impact on the social equality? So the poor employment do not benefit from low inflation because they lack income. तो वही है ना कि poorer becomes poorer. तो जो अमीर हैं अमीर हो जाएंगे और ज्यादा, गरीब हैं गरीब हो जाएंगे. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन अलोंगसाइड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस द इनइक्वालिटी एंड द क्राइसिस. नाउ, नेक्स्ट एंड द लास्ट एनालिसिस ऑफ द हिंदू. India slams OIC for its unwarranted and incorrect references. Actually, what happened now? There was a meeting that was held, and in that meeting, OIC may, actually this meeting was held in Turkey, and you know that very well what happened when India was facing the war with the Pakistan. So what Turkey did? So Turkey had very, very opposite stance against India. We had seen this. So now this is about that. OIC, Organization of Islamic Cooperation, that that consists of many Islamic countries. तो इसमें ऐसा बोला गया कि भाई इंडिया जो है, इंडिया इज डूइंग रॉन्ग. उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके गलत किया, एंड मेनी अदर थिंग्स की इन इंडिया मुस्लिम्स हैव बिकम मार्जिनलाइज्ड. सो दीज आर द थिंग्स दैट वाज said in this particular OIC meeting. So this news is about that, and this is important from the international relations perspective, GS paper 2. So that is why we need to understand what is the issue. India has given a strong response to the OIC because OIC made certain allegations against India. मतलब that means कि OIC ने कुछ allegations slam किए थे इंडिया के लिए, जिसमें एक मीटिंग हुई थी टर्की में, where the following points were raised against India. पहला पॉइंट, social marginalization of Muslim. Social marginalization of Muslims, that is completely wrong. And next is the Indus Water Treaty. ऐसे agreements को इंडिया को suspend कर देना ठीक नहीं है. A broad based dialogue should be initiated to solve dispute between India and Pakistan. ऐसी कुछ बातें रखी गई जिसमें देखा गया कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया. अच्छा, सपोर्ट क्यों भी नहीं किया जाएगा? रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि कारण ये है कि दे ऑल आर इस्लामिक. तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेंगे ही. ऐसा नहीं है, इंडिया में भी इस्लामिक लोग रहते हैं, इंडिया में भी इस्लाम है और बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के इस्लाम में कहीं ना कहीं हमें एक न्यूट्रलिटी देखने को मिलती है. दे ऑल आर अगेंस्ट पाकिस्तान की. व्हाट पाकिस्तान डिड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पहलगाम. ओके, नाउ व्हाट वाज द इंडियाज रिस्पॉन्स? So India completely rejected all these remarks, and India said कि whatever Ministry of External Affairs said कि whatever you are saying, that is completely wrong, and if you are committed this kind of unwarranted and factually incorrect information, if you are spreading, then I will take action. And making such comments against India show that OIC is working under Pakistan's influence. I told you na. Now the OIC repeatedly ignores Pakistan sponsored terrorism. For example, the recent Pahalgam terrorist incident in which innocent people were killed, and this is in the way a deliberate of the reality.
Now let's talk about what is OIC. So it was established in 1969. Its headquarters in Jeddah, Saudi Arabia, and member countries 57 countries from Africa, Asia, Middle East, and many Islamic countries. And OIC is second largest international organization in the world after the UN. That means you can understand, after the UN it has very good role, and it is making this kind of comment against India, so that is wrong. So this is important that we need to understand. Now next one is the objective of the OIC: to protect the rights and interests of Muslim communities, to promote social, economic, cultural and scientific cooperation among member countries, to strengthen Islamic unity and solidarity, to adopt a united stance on sensitive issues like Palestine and Kashmir. So we need to understand this. So this was all about the today's news, and we need to understand कि क्या क्या जो न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी. बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन कुछ न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमें थोड़ा समझना ज़रूरी था. तो गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Since then, thank you so much. Thanks a lot.